हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में से सम नंबर 8, 9, 10 एंड 11। तो सबसे पहले यहाँ पर सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको याद होगा सेम इसी टाइप का सम हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया था। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि एक ट्रेन है और उसको 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, और अगर उस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया जाए, अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसको इतनी ही डिस्टेंस कवर करने के लिए अब 1 आवर का टाइम कम लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड को इंक्रीज करने से टाइम लेस हो जाता है, और जब हम स्पीड को कम करते हैं तो उससे टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 360 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर हम उस ट्रेन की स्पीड, हमें यहाँ पर कहा गया था कि ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो फिलहाल हम उस ट्रेन की स्पीड को लेट करके चलते हैं x किलोमीटर पर आवर, और हमें एक फॉर्मूला पता है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का, जो होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमें स्टेटमेंट में ही गिवन थी 360, स्पीड ये हमने खुद से लेट की है x, तो इस तरह से यहाँ पर टाइम की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइड बाय x। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए, तो पहले हमने ट्रेन की स्पीड को लेट किया था x, अब अगर उसको 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें तो यानी कि अब जो ट्रेन की स्पीड है वो हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस सेम रहेगी 360 किलोमीटर की, लेकिन अब जो स्पीड है वो हम लेकर चल रहे हैं x + 5। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार उसकी स्पीड थी x और एक बार स्पीड है x + 5। तो इस तरह से ये जो दोनों टाइम यहाँ पर आए हैं, इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस है 1 आवर का। और अब आपको ये देखना होगा कि इनमें से कौन सा टाइम ग्रेटर है और कौन सा टाइम स्मॉलर है। तो ये मैंने आपको भी बताया था कि जब हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम कम हो जाता है। तो यानी कि हमने इस सेकंड वाले केस में स्पीड को इंक्रीज किया था, यानी कि ये वाला टाइम इस वाले टाइम से कम होगा। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे कि स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि डिफरेंस इन द टाइम इज़ 1 आवर, तो हम सबसे पहले उस टाइम को लिख रहे हैं जो कि ग्रेटर है, यानी कि जिसमें स्पीड कम है, विच इज़ 360 डिवाइड बाय x, और इसमें से हम माइनस करेंगे क्योंकि हम डिफरेंस यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इस सेकंड वाले टाइम को जो कि है 360 डिवाइड बाय x + 5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1 के इक्वल। तो अब यहाँ से हम उस इक्वेशन को बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर x और x + 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में आ जाएगा x × x + 5। तो अब हमें x + 5 को मल्टीप्लाई करना होगा इस 360 से, और फिर इस x को मल्टीप्लाई करना होगा इस -360 से। तो जब हम 360 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x, और 360 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, और -360 ये एज इट इज़। इसी तरह से डिवाइड में इसके x × x इज़ x² एंड x × 5 इज़ 5x। तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 360x के साथ -360x कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा 1800, और जो उसके डिवाइड में ये x² + 5x था, इसको हम ले जाकर उधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि अब राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा x² + 5x। इसके बाद हम सभी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले इस x² को हम इधर माइनस में लेकर आए, फिर इस 5x को भी हम इस साइड माइनस में लेकर आए, और इस 1800 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर प्लस में लिख दिया है, और अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है 0। तो हम ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है।
अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम इसको इक्वेशन को या तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर -1 से डिवाइड, जैसे कि और भी काफ़ी सारे सम्स में हमने किया है। तो अगर हम इसको -1 से डिवाइड करते हैं तो ये टर्म हो जाएगी प्लस में, ये टर्म भी हो जाएगी प्लस में और ये टर्म हो जाएगी माइनस में यानी कि नेगेटिव में। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है। तो इस चैप्टर में टोटल 3 मेथड आपको मैंने बताए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई दो नंबर ऐसे देखने होंगे जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो ये मिडिल टर्म यानी कि 5 आ जाए, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट 1 एंड -1800 के इक्वल आ जाए। तो इस तरह से दोनों नंबर होंगे वो 45 एंड 40 कि 45 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाएगा और 45 में से 40 को माइनस करने पर 5 आ जाएगा। तो यानी कि हम इस 5x को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में, और यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिख देंगे 45x माइनस 40x। अब इसके बाद हम यहाँ पर पहली दो टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे और यहाँ से हम इस x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेने के बाद इन दोनों टर्म्स के अंदर बचेगा x प्लस 45, और इस तरह से जो लास्ट की टू टर्म्स हैं वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -40 को, और -40 कॉमन लेने के बाद वहाँ भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बचेंगी x प्लस 45। तो अब इस x प्लस 45 को अगर कॉमन लेकर हम बाहर लिखते हैं इस तरह से, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिखी जाएंगी x एंड -40। तो जब हम x प्लस 45 को 0 के इक्वल लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -45, और जब हम x माइनस 40 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40, जिसमें से हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। हमने x लेट किया था ट्रेन की स्पीड को, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम -45 को कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि x की जो वैल्यू है वो है 40। दैट मीन्स वी कैन से स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद सम नंबर 9, 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. तो यहाँ पर वर्क एंड टाइम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमें दी गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि दो वाटर टैप्स हैं जो एक टैंक को इतने टाइम में कंप्लीट फिल कर देते हैं। अब वो जो दोनों वाटर टैप हैं उनमें से एक टैप का डायमीटर लार्ज है, यानी कि जो उसके अंदर पाइप लगा है वो पाइप बड़ा है, और दूसरा जो वाटर टैप है उसके अंदर जो पाइप है वो छोटा है, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर है। तो इसका मतलब हम ये क्लियरली यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो उस टैंक को जल्दी फिल करेगा, लेकिन जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो उस टैंक को देर से फिल करेगा। तो इन दोनों को अगर हम सेपरेट उस टैंक को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो डिफरेंस आता है 10 आवर्स का। तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, कि जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो स्मॉलर वाले वाटर टैप के कंपैरिजन में 10 आवर्स का टाइम कम लेता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में 10 आवर्स का डिफरेंस हो गया है। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि वो दोनों टैंक अगर अलग अलग सेपरेट उस टैंक को फिल करें तो कितना टाइम वो वहाँ पर कंज्यूम करेंगे, कितना टाइम उनको लगेगा उस टैंक को कंप्लीट फिल करने के लिए। तो जो कंबाइंड टाइम है वो तो हमें गिवन है। अब हम यहाँ पर ये लेट कर सकते हैं कि लेट द टैप विद स्मॉलर डायमीटर फिल्स द टैंक इन x आवर। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पास दो वाटर टैप हैं, एक का डायमीटर लार्ज है दूसरे का डायमीटर स्मॉल है, तो जो स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो तो भरता है उस टैंक को x आवर में, और ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो 10 घंटे कम टाइम लेता है। यानी कि अगर ये वाला वाटर टैंक
ये वाला वाटर टैप x आवर का टाइम लेता है, तो ये वाला वाटर टैप टाइम लेगा x माइनस 10 आवर का। ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है 10 आवर का, इसलिए हम एक को लेट करेंगे x और दूसरे को हम लेट करेंगे x माइनस 10। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द टैप विथ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द टैंक इन x आवर्स एंड द टैप विथ लार्जर डायमीटर फिल्स द टैंक इन x माइनस 10 आवर्स। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पर दी गई है वो है वर्क और टाइम से रिलेटेड, तो इसलिए हम यहाँ पर अब सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि वो जो दोनों वाटर टैप हैं वो एक एक घंटे में उस टैंक का कितना पोर्शन फिल कर देंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज 3.6 में भी सोल्व की थी। तो जैसे कि वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ये दिया जाए कि कोई काम इतने आवर में या इतने टाइम में कंप्लीट हो जाता है और आपको 1 आवर का वर्क डन निकालना है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। यानी कि अगर हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि द टैंक फिल्ड बाय द टैप विद स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर, यानी कि अगर हमें ये फाइंड करना है कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो 1 घंटे में टैंक का कितना पोर्शन फिल करेगा, तो हम इस x का रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 1/x। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर एक वाटर टैप किसी टैंक को 2 आवर्स में कंप्लीट फिल करता है, 2 आवर्स में कंप्लीट फिल करता है, तो 1 आवर में वो कितना पोर्शन फिल कर पाएगा, सिर्फ उसका हाफ पोर्शन फिल कर पाएगा, यानी कि 1/2। तो इस तरह से 2 का रेसिप्रोकल हो गया। अगर कोई वाटर टैप किसी टैंक को 4 घंटे में यानी कि 4 आवर्स में कंप्लीट फिल करता है, तो 1 घंटे में वो उस टैंक का कितना पोर्शन फिल कर पाएगा, 1/4 1/4 यानी कि 1/4 पार्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी इस 4 का रेसिप्रोकल हो गया है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर वो वाटर टैप जिसका डायमीटर स्मॉल है, अगर वो x घंटे में टैंक को कंप्लीट फिल करता है, तो वो 1 घंटे में उस टैंक का 1/x पोर्शन फिल कर देगा। इसी तरह से जो लार्ज डायमीटर वाला वाटर टैप है, अगर वो उस टैंक को x माइनस 10 आवर्स में कंप्लीट फिल करता है, तो 1 घंटे में वो 1/x माइनस 10 फिल कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि दोनों वाटर टैप उस टैंक को फिल करते हैं 75/8 आवर्स में। तो ये वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई थी। अगर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और फिर इस 3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 72 + 3 = 75, यानी कि इस तरह से हमारे पास न्यूमरेटर तो आ जाएगा 75 और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे इस 8 को। यानी कि इस वैल्यू को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें तो ये लिखा जाएगा 75/8। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो दोनों वाटर टैप हैं वो टैंक को कंप्लीट फिल करते हैं 75/8 आवर्स में। तो अगर उन दोनों टैंक्स का भी 1 घंटे का वर्क डन हम फाइंड करें, यानी कि अगर हम ये निकालें कि वो दोनों टैंक 1 घंटे में उस टैंक का कितना पोर्शन फिल कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर इस टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे और 75/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 आवर का ये फाइंड कर लिया है कि वो टैंक का कितना पोर्शन फिल कर पाएंगे। तो जो स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो 1 घंटे में फिल कर पाएगा 1/x। जो लार्ज डायमीटर वाला वाटर टैप है वो 1 घंटे में फिल कर पाएगा 1/x माइनस 10। और दोनों वाटर टैप मिलकर कंबाइन अगर वो वर्क करें तो वो उस वाटर टैप को 1 घंटे में फिल कर पाएंगे 8/75। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 1/x + 1/x माइनस 10 = 8/75। अब यहाँ से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए हम यहाँ पर x और x माइनस 10 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x × x माइनस 10। इस x माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को भी इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 8/75।
उसके बाद जब हम यहाँ न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स, और उसके डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वेयर एंड x इंटू माइनस 10 इज़ माइनस 10x। फिर अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हम 75 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि x प्लस एक्स इज़ 2x और माइनस 10, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 75 को, और इस एक्स स्क्वायर माइनस 10x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 के साथ इस तरह से। सो 75 इंटू 2x इज़ 150x, 75 इंटू माइनस 10 इज़ माइनस 750, 8 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ 8x स्क्वायर एंड 8 इंटू माइनस 10x इज़ माइनस 80x। तो अब हम सभी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहले इस 8x स्क्वायर को हम यहाँ पर माइनस में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद इस माइनस 80x को इधर हम प्लस में लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर जो दो टर्म्स पहले से ही थी उनको एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और राइट हैंड साइड में अब हमारे पास है 0। तो अब जब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 750 भी एज इट इज़, पर इनके बीच में जो दो टर्म हैं 80x 150x, इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 230x। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स हैं हम उनको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, और इसी के साथ इस इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव भी है, यानी कि हमें यहाँ पर अगर इस माइनस के साइन को हटाना है तो और इन टर्म्स को, इन नंबर्स को थोड़ा छोटा भी करना है, तो हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे -2 से। ऐसा करने से क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म है ये बन जाएगी 4x स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो जाएगा -115x एंड थर्ड टर्म प्लस 375, यानी कि हमने इन सभी को 2 से डिवाइड भी कर दिया है और इन सभी के साइन भी चेंज कर दिए हैं। ये साइन चेंज इसलिए किए गए हैं क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना चाहते थे। तो अब इस तरह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है जिसको हम किसी भी मेथड का यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें तो हम इस नंबर को स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स की फॉर्म में। हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है -100x -15x, क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर हैं -100 एंड -15 कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनका सम इस नंबर के इक्वल हो जाएगा, और अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो अब पहली दो टर्म्स का अगर हम एक पेयर बनाते हैं तो वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4x को। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी x -25। इसके बाद जो लास्ट की दो टर्म्स है वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -15 को, और यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में हमें लिख देना होगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हमने -15 को कॉमन लिया है तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर x -25 ही है। अब इस x -25 को जब हम कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आएंगी 4x एंड -15। तो अब इसके बाद जब हम x -25 को इस 0 के इक्वल में लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, और जब इस 4x -15 को 0 के इक्वल में हम लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। अब इन दोनों में से हम x की वैल्यू कंसिडर करेंगे 25। हम यहाँ पर 15/4 को कंसिडर नहीं करेंगे। हम कंसिडर इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये लेट किया था कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो उस टैंक को जितने घंटे में, जितने टाइम में कंप्लीट करता है उसको हमने लेट किया था x, और अगर x की वैल्यू ये हो जाएगी तो जब हम ये फाइंड करेंगे कि लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप उस टैंक को कितने टाइम में कंप्लीट फिल करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें x -10 करना होगा। और जब हम 15/4 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी टाइम हो वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसलिए हम 15/4 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 25। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो उस टैंक को कंप्लीट फिल करता है 25 आवर्स में, और जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो उस टैंक को कंप्लीट फिल करता है 25 से 10 घंटे कम, यानी कि 15 आवर्स में। इसके बाद सम नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन
टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो यहाँ पर दो ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है कि एक ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी है पैसेंजर ट्रेन। तो ये आप सभी को पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हाई है और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड स्लो होती है। अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि है 132 किलोमीटर कि इस डिस्टेंस को कवर करने में जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 1 घंटे का टाइम कम लगाती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसलिए उसका टाइम कम है। तो अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो हमें उन दोनों ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो डिस्टेंस है उन दोनों सिटीज़ के बीच में वो है 132 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड का रिलेशन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के साथ दिखाया गया था, और ये आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि दो अननोन क्वांटिटीज़ में जिसके साथ रिलेशन दिखाया जाता है हम उसी की वैल्यू को लेट करते हैं x। तो इसलिए हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमें गिवन थी 132, स्पीड हमने लेट की है x, तो इस तरह से यहाँ पर टाइम आ जाएगा 132 डिवाइड बाय x। और हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन के स्पीड के कंपैरिजन में 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो अगर हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को लेट किया था x, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x + 11। तो सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए अगर हम यहाँ पर टाइम को फाइंड करेंगे, डिस्टेंस सेम रहेगी 132 और इसके डिवाइड में हम स्पीड लिख देंगे x + 11। तो इस तरह से ये जो टाइम है ये है पैसेंजर ट्रेन का और ये जो टाइम है ये है एक्सप्रेस ट्रेन का। और ये स्टेटमेंट में हमें पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पैसेंजर ट्रेन के टाइम के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। तो जब स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम उस केस में कम हो जाएगा, यानी कि ये वाला टाइम कम है और ये वाला टाइम ज़्यादा है। और स्टेटमेंट में गिवन था कि दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो है 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का। तो सबसे पहले हम उस टाइम को लिखेंगे जो ज़्यादा है। तो पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है, यानी कि पहले हम लिखेंगे 132 डिवाइड बाय x को, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम लिखेंगे उस टाइम को जो कि कम है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम था इसलिए बाद में उसको हमने लिख दिया, और बीच में इनके माइनस का साइन, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस को शो कर रहे हैं, और ये है 1 आवर के इक्वल। तो हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों का एलसीएम लेकर। तो x और x + 11 का एलसीएम आ जाएगा x × x + 11। अब हम इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 × x इज़ 132x, 132 × 11 इज़ 1452 और -132x ये एज इट इज़। इसी के डिनोमिनेटर में x × x इज़ x², x × 11 इज़ 11x। फिर हम यहाँ पर 132x से -132x को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास सिर्फ बचेगा ये नंबर, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 1 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 11x। फिर हम सभी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे एक ही साइड में। तो सबसे पहले इस x² को हम यहाँ माइनस में लेकर आए, इस 11x को भी इधर हम माइनस में लेकर आए, और ये नंबर एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे -1 से। ऐसा करने से इस इक्वेशन की सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये टर्म प्लस में, ये टर्म भी प्लस में और ये टर्म माइनस में। तो अब इस तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है इसको हम किसी भी एक मेथड का यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ किया है, जिसके लिए हमने 11x को स्प्लिट कर दिया है 44x - 33x के फॉर्म में।
तो अगर हम पहले दो नंबर का एक पेयर बनाएं और वहाँ से कॉमन लेते हैं x को, तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी x प्लस 44, और लास्ट की टू टर्म्स का अगर हम पेयर बनाकर कॉमन लेते हैं -33, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी x प्लस 44। तो अब एक बार हम इस x प्लस 44 को कॉमन लेकर जब बाहर लिख देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी x माइनस 33। तो इस तरह से जब हम x प्लस 44 को 0 के इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -44, और जब x माइनस 33 को 0 के इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 33। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू है नेगेटिव और एक वैल्यू है पॉजिटिव। हमने एक्सलेट किया था ट्रेन की स्पीड को, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम -44 को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि x की वैल्यू है 33, और x हमने लेट किया था पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को। सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी। तो जब हम 33 में 11 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। इस तरह से एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद सम नंबर 11। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में दिया गया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। आपको पता है स्क्वायर हम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है और जिसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आप इनको यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इन दोनों के एरियाज का जो सम है, यानी अगर हम इन दोनों स्क्वायर का एरिया फाइंड करें और उसको ऐड करें तो हमें वैल्यू मिलती है 468 स्क्वायर मीटर। और हमें साथ ही ये भी गिवन है कि इन दोनों के पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, या फिर आप कह सकते हो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो उस पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो गिवन है 24, यानी कि दो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है कि जो दो स्क्वायर्स हैं उनके एरिया का सम तो है 468 और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस है 24। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है उन दोनों स्क्वायर की साइड्स को। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट में ये देख सकते हैं कि उन दोनों स्क्वायर की साइड्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिखाया गया, यानी कि हमें ये गिवन नहीं है कि दोनों स्क्वायर की साइड के बीच में क्या रिलेशन है, किसी एक स्क्वायर की साइड दूसरे स्क्वायर की साइड से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है या उसके कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट रिलेशन उनके बीच में गिवन नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे दो वेरिएबल्स। तो इसलिए एक स्क्वायर की साइड्स की लेंथ को हम लेट कर लेते हैं x और दूसरे स्क्वायर की साइड्स की लेंथ को हम लेट कर लेते हैं y। हमने यहाँ पर लिख दिया है लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बी y। तो जो फर्स्ट वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन थी सम ऑफ एरियाज, जो कि है 468 स्क्वायर मीटर। तो जैसे कि हमें ये पता है कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि साइड का स्क्वायर। तो इसलिए अगर पहले स्क्वायर की साइड हमने लेट की थी x, तो उसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरे स्क्वायर की साइड हमने लेट की थी y, तो उसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर, और इन दोनों का सम हमें दिया गया है 468। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन हम बना सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इससे अलग हमें यहाँ पर गिवन था उनके पेरीमीटर का डिफरेंस। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर एक स्क्वायर की साइड है x तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x। अगर दूसरे स्क्वायर की साइड है y तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 24 के। तो यानी कि एक इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। और हम ये देख सकते हैं कि इसके सभी टर्म्स को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और जब 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन दोनों इक्वेशन का। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्वेशन 1 में भी x और y का यूज़ किया गया है, इक्वेशन 2 में भी x और y का यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में से
x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो अगर हम इक्वेशन 2 में से फाइंड करें x की वैल्यू, तो उसके लिए इस माइनस वाई को हमें राइट हैंड साइड में लेकर आना होगा प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई प्लस 6, और इस y प्लस 6 को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में इस x की जगह पर हम लिख देंगे y प्लस 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और राइट हैंड साइड में है 468, यानी कि अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल है y, और ये स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप ये देख सकते हो कि जब x की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया है y स्क्वायर, 2ab की जगह पर हमने लिख दिया है 2 इंटू वाई इंटू 6, और b स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया है 6 स्क्वायर। उसके बाद ये y स्क्वायर भी एज इट इज़ है, और ये 468 भी एज इट इज़ है। अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर। इसके बाद जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 12y। फिर इस 6 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है 36, और इस 468 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं नेगेटिव में। तो 36 एंड माइनस 468 ये हो जाएगा माइनस 432। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब इसको किसी भी मेथड का यूज़ करके अगर हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यूज़ किया है फैक्टराइजेशन मेथड को, और हमने 6y को स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में, 18y माइनस 12y। तो हम यहाँ पर पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं y को, और हमारे पास आ जाएगा y प्लस 18, और बाद की दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 12 को, तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस 18। और जब इस y प्लस 18 को कॉमन लेकर हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स बचेंगी y माइनस 12। तो इस तरह से जब y प्लस 18 को 0 के इक्वल में हम लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18, और जब y माइनस 12 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ में से एक नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू है 12। अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, पर जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किए थे दो वेरिएबल्स x और y, तो इस y को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके अभी हम x की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, और इस माइनस 12 को हम इधर प्लस में लेकर आएंगे, तो 6 प्लस 12 इज़ 18, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू है 18। अब हमने x सेलेक्ट किया था फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड को, यानी कि फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड हो जाएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर की साइड है 18 मीटर और दूसरे स्क्वायर की साइड है 12 मीटर। तो ये हमारे आंसर है 12 मीटर एंड 18 मीटर। तो ये थी एक्सरसाइज 4.3। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।